स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द क्लास। प्रीवियस क्लासेस में हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स कंप्लीट कर चुके हैं। हमने फाइनल गुड्स पढ़ा, इंटरमीडिएट गुड्स पढ़ा, कंज्यूमर गुड्स पढ़ा और कैपिटल गुड्स पढ़ा। एकदम डिटेल में पढ़ा। सेम वैसे ही डिटेल में आज शुरुआत करेंगे इन्वेस्टमेंट एंड इन्वेस्टमेंट के कंपोनेंट्स जैसे फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, नेट इन्वेस्टमेंट क्या होते हैं, इनके क्या सिग्निफिकेंस है, एकदम डिटेल में बात करेंगे। बट सबसे पहले क्या आपको ये पता है इन्वेस्टमेंट होता क्या है? देखो, आज से पहले ना कई बार आप ये शब्द सुन चुके हो। आपने ये सुना होगा, हमने ना अपना पैसा वहां इन्वेस्ट कर दिया। अच्छा, कुछ लोगों के मुंह से तो ये भी सुना होगा कि मैंने उस कंपनी के शेयर खरीद लिए, उस कंपनी में मैंने अपना पैसा लगा दिया। सपोज करो मेरे पास 1 लाख रुपए था, है तो नहीं यार, मैंने गरीब आदमी। सपोज कर लो मेरे पास 1 लाख रुपए था, मैंने रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर खरीद लिए। क्या किया? रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर खरीदे हैं। मुझे बताओ, क्या ये मेरा इन्वेस्टमेंट है? कुछ बच्चे तो कहेंगे सर पहले मीनिंग तो बता दो, जब तो बताएंगे इन्वेस्टमेंट है या नहीं। अच्छा, मेरी बात सुनो, मैंने 1 लाख रुपए के रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर खरीदे। हाँ, ये मेरा इन्वेस्टमेंट है। पूछो ना क्यों या कैसे। देखो, 1 लाख के जो शेयर खरीदे हैं ना, वहां से कंपनी मुझे कुछ रिटर्न्स देगी, वहां से मुझे कुछ इंटरेस्ट देगी, या जब कंपनी का प्रॉफिट आएगा ना तो प्रॉफिट का कुछ शेयर मुझे भी तो मिलेगा। देखो, 1 लाख रुपए जो कैपिटल लगाई है वो तो मेरी 1 लाख है ही, वो तो इन फ्यूचर मुझे मिल ही जाएंगे। लेकिन कंपनी हर साल या हर महीने वहां से मुझे कुछ रिटर्न्स भी दे रही है, मुझे कुछ इनकम भी दे रही है। तो बच्चा, आपका वो खर्चा यानी प्रोड्यूसर का वो खर्चा जहां से आपकी कैपिटल इंक्रीज हो। 1 लाख रुपए लगाए थे ना, 10,000 मुझे मिल गए प्रॉफिट। कितना हुआ? 1,10,000। नेक्स्ट ईयर फिर मुझे मिल गया 10,000। अब कितनी कैपिटल हो गई? 1,20,000। तो प्रोड्यूसर का वो खर्चा जिससे उसके कैपिटल की वैल्यू इंक्रीज हो, वो कहलाता है इन्वेस्टमेंट। ठीक है। अब एक बच्चा मेरे से कह रहा था, सर मैंने ना बैंक में फिक्स्ड डिपॉजिट कर दिया, मैंने बैंक में 2 लाख रुपए एफडी कर दिए, वहां से मुझे 10% इंटरेस्ट मिलेगा, क्या ये इन्वेस्टमेंट है? तो मैंने कहा बिल्कुल बेटा, वो इन्वेस्टमेंट है। आपने 2 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट किया है ना, 10% इंटरेस्ट मिलेगा, तो 2 लाख रुपए के 10% 20,000 रुपए। एक साल बाद आपकी कैपिटल की वैल्यू कितनी हुई? 2,20,000। नेक्स्ट ईयर फिर इंटरेस्ट मिलेगा 20,000, देन कैपिटल की वैल्यू कितनी हुई? 2,40,000। जब भी आपकी कैपिटल की वैल्यू इंक्रीज हो रही हो, उसे बोलते हैं इन्वेस्टमेंट। अब तो समझ गए ना। अच्छा, कुछ बच्चे कहेंगे सर थोड़ा सा इकोनॉमिक्स के टर्म में बात कर लो। ठीक है भाई, आप एक प्रोड्यूसर हो, आपने एक मशीन खरीदी 1 करोड़ की, खर्चा हो गया, 1 करोड़ रुपए खर्च कर दिया, बताओ इन्वेस्टमेंट है? अब आप में से कुछ लोग दिमाग लगाएंगे, सर मशीन खरीदी है तो उससे गुड्स बनाएंगे, गुड्स बना के बेचेंगे ना तो प्रॉफिट तो कमाएंगे, इनकम तो कमाएंगे, यानी कैपिटल की वैल्यू तो बढ़ेगी। तो हाँ भाई, ये भी इन्वेस्टमेंट है। अब कुछ और नालायक से स्टूडेंट होते हैं, वो कह रहे हैं सर मैं ना 20,000 रुपए का रॉ मटेरियल लेके आ गया, 20,000 रुपए का रॉ मटेरियल लेके आ गया, मैं उससे गुड्स बनाऊंगा, मशीन लगाई थी ना। सर क्या जो मैंने रॉ मटेरियल 20,000 का खरीदा है, क्या ये इन्वेस्टमेंट है? अब भाई सोचने वाली बात है यार, क्या ये भी इन्वेस्टमेंट है? सोचो, 20,000 का रॉ मटेरियल, उससे बनाओगे फिनिश्ड गुड्स, फिर 20,000 के मटेरियल को ना तकरीबन 50,000 में बेचोगे। ओ भाई, मटेरियल 20,000 का था, बेच रहे हो गुड्स बना के 50,000 में, इनकम तो वहां से भी कमा रहे हो, प्रॉफिट तो वहां से भी कमा रहे हो। तो बिल्कुल भाई, आपने जो रॉ मटेरियल में इन्वेस्टमेंट किया है वो भी इन्वेस्टमेंट है, उसे बोलते हैं इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट। और जो आपने प्लांट एंड मशीनरी में यानी फिक्स्ड एसेट्स में जो आपने इन्वेस्टमेंट किया था, उससे बोलते हैं फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। ठीक है, एक एक से सारी बातें पढ़ते हैं। चलो जरा कुछ मैंने इतनी मेहनत की है ना, इस पर भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपके पास इन्वेस्टमेंट की डेफिनेशन है। क्या बताया? इंक्रीज इन दी स्टॉक ऑफ कैपिटल। याद हो गई होगी, जब भी कैपिटल की वैल्यू इंक्रीज हो, कैपिटल के स्टॉक में जब इंक्रीजमेंट होने लगे, उसे बोलते हैं आपका इन्वेस्टमेंट।
ठीक है, अभी बताया, काफी सारे एग्जांपल दिए। इसके बाद इन्वेस्टमेंट इज इक्वल्स टू डेल्टा के। आई फॉर इन्वेस्टमेंट, डेल्टा का मतलब होता है चेंज, डेल्टा का मतलब चेंज, चेंज का मतलब इंक्रीज, और जो के वर्ड है, के का मतलब होता है कैपिटल। कैपिटल को किससे डिनोट किया है, के से। तो ये बात ध्यान रखना, इन्वेस्टमेंट इज द इंक्रीज इन द स्टॉक ऑफ कैपिटल। तो इसी को शॉर्ट फॉर्म में फॉर्मूले के फॉर्म में लिख दिया। अब जो आपका इन्वेस्टमेंट है ना, वो आपका दो टाइप का होता है, एक तो फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, दूसरा आपका इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट। इन दोनों के बारे में समझ गए। अभी बताया था वो एसेट्स या उस जगह इन्वेस्टमेंट जो आपको काफी लंबे समय तक रिटर्न देता है, काफी लॉन्ग टाइम तक रिटर्न देता है, वो आपका फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। जैसे मशीनरी, ट्रैक्टर, हार्वेस्टर या फिर किसी कंपनी के शेयर खरीद लिए, वो भी लॉन्ग टाइम के लिए, वो आपका फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। आपने फिक्स्ड डिपॉजिट कर दी 10 साल के लिए, क्या है, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। वो इन्वेस्टमेंट जो काफी लॉन्ग टाइम तक आपको बेनिफिट प्रोवाइड करे। इकोनॉमिक्स के टर्म में प्रोड्यूसर जब फिक्स्ड एसेट्स में अपना इन्वेस्टमेंट करता है, उसे बोलते हैं फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। ठीक है, अच्छा, दूसरा इन्वेंट्री। इन्वेंट्री को ही मैंने अभी कुछ देर पहले बताया, इन्वेंट्री को ही क्या बोलोगे, स्टॉक। स्टॉक तो समझ गए, अभी रॉ मटेरियल खरीदा था ना, तो जब भी आप रॉ मटेरियल में, जब भी आप स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करोगे, तो वो आपका इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट कहलाएगा। ठीक है, अब यहां से यार एक छोटा सा क्वेश्चन और है, ये जो स्टॉक है या ये जो इन्वेंट्री है, ये कितने टाइप की होती है, टाइप्स ऑफ इन्वेंट्री या टाइप्स ऑफ स्टॉक। तो ये भी ध्यान रखना यार, जो इन्वेंट्री है ना, वो आपकी 3 टाइप की होती है। कितनी, 3 टाइप की। सबसे पहला तो बार बार चल रहा हूं ना, रॉ मटेरियल। ठीक है, दूसरा आपका फिनिश्ड गुड्स। फिनिश्ड गुड्स तो समझते हो ना यार, गुड्स ना बनके तैयार हो गए, बनके तैयार हो गए लेकिन रखे हुए हैं एक जगह, बिकेंगे तो पैसा आएगा, तो अभी तो रखे हुए हैं ना, फिनिश्ड गुड्स का स्टॉक। तीसरा भाई, क्या वर्क इन प्रोग्रेस नहीं हो सकता है क्या, अभी बताता हूं इसे वर्क इन प्रोग्रेस को। देखो ऐसा है, वर्क इन प्रोग्रेस का मतलब है जो इनकम्प्लीट गुड्स हैं, आधे अधूरे बने हुए गुड्स हैं, कल के दिन पूरे बनेंगे, बिकेंगे, पैसा आएगा। तो वर्क इन प्रोग्रेस या जो इनकम्प्लीट गुड है, वो भी आपका इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट का पार्ट है। तो अगर अब आपसे कोई पूछे ना कि भैया इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट कितने टाइप का होता है, तो बता दोगे ना, 3 टाइप का, इन्वेस्टमेंट ऑफ रॉ मटेरियल, इन्वेस्टमेंट इन फिनिश्ड गुड्स, इन्वेस्टमेंट ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वो है आपके सिग्निफिकेंस। यानी अगर आप फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्ट करते हो, तो उसका क्या सिग्निफिकेंस है। सिग्निफिकेंस का मतलब वैसे इंपॉर्टेंस होता है, लेकिन यहां पर अगर आप फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट करते हो तो उससे क्या होगा, क्यों कर रहे हो फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, देखेंगे। ऐसे ही इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, इसके भी सिग्निफिकेंस, तो एक एक से सिग्निफिकेंस देख लेते हैं, बिल्कुल आसान से पॉइंट्स। देखो, आपने प्लांटेड मशीनरी खरीदी, ये बात याद है कि आप मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो, पूरे देश के बारे में पढ़ रहे हो, तो हमारे देश ने बहुत सारी मशीन्स खरीद ली, फिक्स्ड एसेट्स खरीद ली, ठीक है, उससे क्या होगा आप वो देखो। तो इट रेजेस प्रोडक्शन कैपेसिटी, क्या इससे हमारे देश का प्रोडक्शन बढ़ेगा, सर जितनी ज्यादा मशीन्स उतना ज्यादा प्रोडक्शन, तो बिल्कुल भाई बिल्कुल बढ़ेगा। ठीक है, हायर लेवल ऑफ आउटपुट, अच्छा प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ेगी तो उससे आउटपुट भी तो बढ़ेगा, आउटपुट का मतलब गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, तो जितनी ज्यादा प्रोडक्शन कैपेसिटी उतने ज्यादा गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन। ठीक है भाई, पहले ही पॉइंट से दूसरा पॉइंट लिंक है। ओके, जितना ज्यादा प्रोडक्शन कैपेसिटी उतना ज्यादा आउटपुट, उतने ज्यादा गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन। अच्छा, जितना ज्यादा आउटपुट होगा, जितने ज्यादा गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन होगा, उससे क्या होगा, हाई इकोनॉमिक ग्रोथ, या जिसे बोलते हैं जीडीपी ग्रोथ। तो जितने ज्यादा गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन, उतनी ज्यादा देश की जीडीपी या देश का इकोनॉमिक ग्रोथ। ठीक है, चलो ऐसे ही जरा सिग्निफिकेंस पर आओ, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। अब सपोज करो आपने रॉ मटेरियल खरीद लिया, ठीक है, 2 करोड़ रुपए का रॉ मटेरियल खरीद लिया, एडवांस में 1 साल के लिए रॉ मटेरियल खरीद के बैठे हो। क्या सिग्निफिकेंस है, क्या इंपॉर्टेंस है,
क्या होगा? सबसे पहली चीज अनइंटरप्टेड सप्लाई ऑफ इनपुट्स टू दी प्रोड्यूसर। तो प्रोड्यूसर के पास ना अनइंटरप्टेड सप्लाई जाएगी। ये बताओ क्या प्रोड्यूसर को रॉ मटेरियल की कमी आएगी? नहीं आएगी भाई, बहुत खरीद रखा है हमने। ठीक है, प्रोड्यूसर को जब चाहिए रॉ मटेरियल तब उसे मिलेगा, बिना किसी रुकावट के, बिना किसी रोक टोक के। ठीक है, तो ये है अनइंटरप्टेड सप्लाई ऑफ इनपुट्स टू दी प्रोड्यूसर। दूसरी चीज, अब बहुत सारा रॉ मटेरियल है, बहुत हमने खरीद रखा है, तो ये बताओ क्या मार्केट से रिलेटेड कोई रिस्क होगा? आप जानते हो ना, मार्केट में कभी रॉ मटेरियल अवेलेबल है, कभी नहीं है। पता चला मार्केट में रॉ मटेरियल की प्राइसेस बढ़ गई। ऐसा होता है यार, ये मार्केट है। ठीक है, तो जो मार्केट की अनसर्टेनिटीज हैं, जो मार्केट से रिलेटेड रिस्क है, वो भी कम हो जाते हैं अगर आप पर्याप्त मात्रा में इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट रखते हो तो। देखो यहां पर सबसे पहला पॉइंट तो हो गया अनइंटरप्टेड सप्लाई। दूसरा है इट रिड्यूसेस अनसर्टेनिटीज ऑफ द मार्केट। तो इससे जो मार्केट की अनसर्टेनिटीज है रिगार्डिंग क्वांटिटी और प्राइसेस, वो आपके कम हो जाते हैं। ठीक है, एक छोटा सा पॉइंट और है, चेंज इन इन्वेस्टमेंट। या अच्छा यहां सुनो, चेंज इन इन्वेस्टमेंट लिखा है ना, आपसे पूछा जाए करंट ईयर में फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट में कितना चेंज हुआ? मैंने क्या पूछा? करंट ईयर में फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट में कितना चेंज हुआ? अब सुनो, साल के हमने एंड में देखा तो हमारे पास 10 मशीन थी। एक छोटा सा एग्जांपल, साल के एंड में कितनी मशीन्स थी? 10। जब हमने साल के स्टार्ट किया था ना, ईयर स्टार्ट हुआ था ना, तो हमारे पास मात्र 6 मशीन थी। साल शुरू हुआ 6 मशीन, साल खत्म हुआ 10 मशीन। अब मुझे बताओ करंट ईयर में इन्वेस्टमेंट कितना होगा? आप कहोगे सर 4 मशीन का। वही लिखा हुआ है यार, चेंज इन इन्वेस्टमेंट। यही इन्वेस्टमेंट, करंट ईयर का इन्वेस्टमेंट क्या होता है? देखो, इन्वेस्टमेंट एट द एंड 10 मशीन थी, माइनस इन्वेस्टमेंट एट बिगिनिंग आपकी 6 मशीन, तो 10 में से 6 माइनस करोगे 4, आपका क्या होगा? करंट ईयर का इन्वेस्टमेंट। ऐसे ही आपका करंट ईयर का इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट पूछे तो वो भी बता सकते हो। जैसे एंड में आपके पास 10 लाख रुपए का, स्टार्टिंग में मात्र 4 लाख रुपए का था, तो बीच का जो डिफरेंस है एंड और बिगिनिंग का, वो आपका करंट ईयर का इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट। ठीक है, एक और भी है क्या? हाँ, एक छोटी छोटी सी बातें हैं जो आपकी बुक्स में गिवन है, जैसे डिजायर्ड इन्वेंटरी स्टॉक और अनडिजायर्ड इन्वेंटरी स्टॉक। दोनों को पहले यार नाम से जानते हैं। ठीक है, डिजायर्ड का मतलब जरूरत। ठीक है, तो प्रोड्यूसर क्या करता है? अपनी फ्यूचर डिमांड को देखते हुए, प्रोड्यूसर को ये बात तो पता है हमने दुकान खोल के बैठे हैं तो कल के दिन सामान बिकेगा। ठीक है, तो प्रोड्यूसर क्या करता है? कुछ स्टॉक अपने पास बचा के रखता है फ्यूचर के लिए। ठीक है, उसे बोलते हैं डिजायर्ड इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट। इसी को प्लान्ड इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। प्लान्ड इन्वेस्टमेंट, प्लान्ड या प्लानिंग किसके लिए होती है? फ्यूचर के लिए। तो फ्यूचर डिमांड के लिए जो आप स्टॉक अपने पास रखते हो, दैट्स कॉल्ड डिजायर्ड इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट। ठीक है, नीचे लिखा भी है फ्यूचर डिमांड। ओके, यहां आओ अनडिजायर्ड। अनडिजायर्ड का मतलब जरूरत से ज्यादा हो गई, हमारी इच्छा नहीं थी और बच गया। देखो ऐसा हुआ, सपोज करो मैंने ना यार फ्यूचर के लिए 100 मशीन्स रख रखी हैं। ठीक है, मैं एक प्रोड्यूसर हूं, मशीन्स को बेचता हूं, तो मैंने 100 गुड्स रखे हुए हैं या 100 मशीन रखी हुई है। ठीक है, कब? फ्यूचर के लिए। लेकिन गुड्स की डिमांड नहीं हुई, या फिर कह सकते हैं गुड्स नहीं बिके। अब गुड्स नहीं बिकेंगे तो मेरे पास स्टॉक बचेगा या नहीं बचेगा? बिल्कुल बचेगा। अच्छा, मेरे पास अगर ज्यादा स्टॉक बचेगा तो क्या मुझे कुछ लॉस होगा? बिल्कुल लॉस होगा। सर स्टॉक को रखोगे कहां? सर उस पर डेप्रिसिएशन भी तो लग रहा है। सर कल के दिन मार्केट वैल्यू कम भी तो हो जाएगी। बिल्कुल। तो अनडिजायर्ड इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट की वजह से प्रोड्यूसर को लॉसेस भी होते हैं। ठीक है, ये समझ तो गए ना? तो ये अनप्लान्ड स्टॉक होता है बिकॉज ऑफ लोअर डिमांड। तो जब फ्यूचर में डिमांड कम होती है, हमारे पास स्टॉक ज्यादा बच जाता है, वो सिचुएशन अनडिजायर्ड इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो बच्चा लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लो, साइड में हट जाता हूं। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं हम लोग ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, नेट इन्वेस्टमेंट एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ डेप्रिसिएशन। जल्दी से लो भाई स्क्रीनशॉट।
तो अब बात करते हैं ग्रॉस इन्वेस्टमेंट और नेट इन्वेस्टमेंट की। देखो सबसे पहले ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है ओवरऑल वैल्यू ऑफ द फिक्स्ड एसेट्स। देखो करंट ईयर में हमारे पास जितनी भी एसेट्स हैं, जितनी भी प्लांट एंड मशीनरी है, वो सारी ग्रॉस इन्वेस्टमेंट का पार्ट होती हैं। अब ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में क्या क्या आएगा वो समझो। देखो सबसे पहली चीज तो करंट ईयर में जो हमने नेट इन्वेस्टमेंट किया, नेट इन्वेस्टमेंट यानी करंट ईयर में जो हमने न्यू मशीन्स परचेज की हैं, जो न्यू मशीन्स डेवलप की हैं, वो आपकी आएंगी। मैं किसकी बात कर रहा हूं? ग्रॉस इन्वेस्टमेंट की। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में दो चीजें आएंगी, एक तो करंट ईयर में जो मशीन्स परचेज की वो, प्लस जो पुरानी मशीन्स थी। अब एक बात बताओ, जो पुरानी मशीन्स हैं या तो वो हो सकता है ठीक हो, या हो सकता है वो थोड़ी बहुत खराब हो। इतना तो कह सकते हैं कि उन पे बहुत कुछ डेप्रिसिएशन लग चुका होगा। नई मशीन में और पुरानी मशीन में फर्क होता है। अच्छा एक बात और बताता हूं, जब भी हम लोग सेकेंड हैंड मशीन खरीदते हैं ना, सेकेंड हैंड कार खरीदते हैं ना, तो उसमें हमें कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, यानी उसे रनिंग पोजीशन में लाने के लिए थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। उसी को हम डेप्रिसिएशन या उसी को हम लोग करंट रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट। सुन लो, ध्यान से सुन लो। देखो जो पुरानी एसेट्स हैं, जो पुरानी मशीन्स हैं, उनको वर्किंग कंडीशन में लाने के लिए, यानी जो वो टूट फूट चुकी है ना थोड़ी बहुत, उनको रनिंग कंडीशन में लाने के लिए जितना भी एक्सपेंडिचर करते हैं, जितना भी खर्चा करते हैं, उसी को हम लोग रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट कहते हैं। या कह सकते हैं कि उस पर उतना ऑलरेडी डेप्रिसिएशन लग चुका होगा। ठीक है, अब वापस से आओ ग्रॉस इन्वेस्टमेंट पर। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट का मतलब एक तो जो हमने नई मशीन्स खरीदी हैं वो, प्लस जो पुरानी मशीन्स पर, जो पुरानी मशीन्स पर जो हमने खर्चा किया है उन्हें रनिंग पोजीशन में लाने के लिए वो। तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट का मतलब पुरानी मशीन्स प्लस नई मशीन्स दोनों पर जो इन्वेस्टमेंट किया है वो आपका ग्रॉस इन्वेस्टमेंट कहलाता है। अब तो समझ गए, क्योंकि जो पुरानी मशीन्स है ना उन पर भी हम पैसा खर्च कर रहे हैं, ठीक है, तो वो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट का पार्ट होगा। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में चाहे तो पुरानी मशीन्स को रनिंग पोजीशन में लाने के लिए जो खर्च किया होगा वो भी इंक्लूड होगा, प्लस जो नई मशीन्स को परचेज करने में जो खर्चा किया है वो भी इंक्लूड होगा। रीड आउट करो जल्दी से। देखो इट रेफर्स टू टोटल प्रोडक्शन ऑफ कैपिटल गुड्स ड्यूरिंग द ईयर। तो करंट ईयर में जितना भी टोटल प्रोडक्शन हुआ है कैपिटल गुड्स यानी मशीन्स का, सब कुछ ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। क्या क्या आएगा? एक तो मैंने बताया रिप्लेसमेंट ऑफ एक्सिस्टिंग, यानी जो पुरानी मशीन्स हैं वो आपकी, ठीक है, ओल्ड मशीन्स, पुरानी मशीन्स। और दूसरी नेट एडिशंस, यानी जो आपने नई मशीन्स खरीदी हैं वो, ठीक है, ये है आपका ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। दूसरा है नेट इन्वेस्टमेंट। नेट का मतलब होता है जो आपने करंट ईयर में न्यू मशीन्स परचेज की, जो नया इन्वेस्टमेंट किया है वो आपका नेट इन्वेस्टमेंट। अच्छा एक बात बताओ, इस ग्रॉस में से, ठीक है, ग्रॉस में नई प्लस पुरानी दोनों आती है ना, इस ग्रॉस में से अगर पुराना वाला हटा दो, डेप्रिसिएशन हटा दो या रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट हटा दो, तो क्या आ जाएगा? नेट आ जाएगा, न्यू मशीन्स आ जाएंगी, तो ये कहलाता है नेट इन्वेस्टमेंट। नेट इन्वेस्टमेंट में ओनली करंट ईयर का जो न्यू मशीन्स परचेज की है सिर्फ वो आता है, ठीक है। देखो कैपिटल गुड्स यूज्ड एज अ नेट एडिशंस, ठीक है, नेट एडिशन जो नया एडिशन हुआ है सिर्फ वो टू दी एग्जिस्टिंग कैपिटल स्टॉक। तो नेट इन्वेस्टमेंट को आप बोल सकते हैं ग्रॉस में से डेप्रिसिएशन या रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट माइनस कर दो तो वो आपका नेट इन्वेस्टमेंट, ठीक है। अब आपसे अगर गलती से पूछ लें कि भैया नेट इन्वेस्टमेंट के सिग्निफिकेंस क्या है, नेट इन्वेस्टमेंट क्यों जरूरी है, क्या होता है इससे, क्यों इंपॉर्टेंट है? देखो सबसे पहला, नेट इन्वेस्टमेंट से, न्यू मशीन्स लगाने से सबसे पहली चीज स्टॉक ऑफ कैपिटल इंक्रीज होता है। अब हमारे देश में मशीन्स ज्यादा होंगी, मशीन्स ज्यादा होंगी तो लेबर भी ज्यादा लगेंगे, या कह सकते हैं लेबर को अब पहले की अपेक्षा ज्यादा काम करना पड़ेगा, तो इससे लेबर की एफिशिएंसी इंक्रीज होती है, काम करने की क्षमता बढ़ती है, ठीक है। रीड आउट कर लो, इट रेजेस स्टॉक ऑफ कैपिटल इन द इकोनॉमी, इट बाय दिस
एफिशिएंसी ऑफ लेबर इंक्रीजेस, ठीक है। सेकंड पॉइंट, इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, एक्सप्लेन करने वाली कोई बात नहीं है, जितनी ज्यादा मशीन्स उतनी ज्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट होंगी। और तीसरी, जितनी ज्यादा मशीन्स उतना ज्यादा प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, यानी उतनी ज्यादा इकोनॉमिक ग्रोथ, जिसे हम बोलते हैं इंक्रीज इन जीडीपी। तो बच्चा पार्टी आज की क्लास में इतना ही। कुछ बच्चे तो रोने बैठ जाएंगे, कुछ बच्चे तो धरने पे बैठ जाएंगे, सर डेप्रिसिएशन नहीं करवाया। बच्चा लोग, क्लास थोड़ी सी लेंथी हो गई थी, तो डेप्रिसिएशन को हम लोग कल की क्लास में कंटिन्यू करेंगे। तो डेप्रिसिएशन है, बहुत कुछ है उसमें। डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड, एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस, अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस, छोटी छोटी बातें भी मैं आपको डिटेल में पढ़ा रहा हूं। तो आज की क्लास में इतना ही। जिन भी बच्चों को हमारी लाइव क्लास ज्वाइन करनी है वो झांसी इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स प्ले स्टोर ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। इतनी बातें समझ में आई तो वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट करके अपने ओपिनियन जरूर बताओ। मिलता हूं आप सभी लोगों से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, स्क्रीनशॉट जरूर ले लो, ठीक है। बाय बाय।